अध्याय 1911 यामिनी से अनुचित अनुरोध। और अब जब ये सुंदर देवी आर्यन के हाथों में थी तो यामिनी आर्यन के विरुद्ध लड़ने में असमर्थ थी। नहीं, यामिनी ने खुद को बचाने की कोशिश की। उसने आर्यन के हमले से अपना बचाव करने का प्रयास किया। बस हार मान लो, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी। आर्यन ने यामिनी से कहा कि वो बस आत्मसमर्पण कर दे, वो आर्यन से नहीं जीत पाएगी। मैं तुम्हारे जैसे लड़के के सामने हार कैसे मान सकती हूं? यामिनी ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो आर्यन के सामने झुकना नहीं चाहती थी। बहुत बुरा हुआ, तुम्हें जल्दी हार मान लेनी चाहिए थी, तो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, आर्यन ने यामिनी से कहा। आर्यन ने यामिनी से बस हार मानने को कहा ताकि वो उसके साथ कुछ बुरा न करे। यामिनी का अपना स्वाभिमान था, वो आर्यन का सामना करते समय हार नहीं मानती थी। आर्यन ने यामिनी की चेरी की कली को चिकोटी काटी। जब आर्यन ने ऐसा किया तो यामिनी तुरंत चिल्लाई और पूरी तरह भीग गई। ये बहुत असुविधाजनक है, ये सब क्या है? यामिनी ने अपना होश खोना शुरू कर दिया। वो खुद पर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। आर्यन द्वारा दी गई उत्तेजना बहुत आरामदायक थी। यामिनी को ये स्वीकार करना पड़ा। ऐसा लगता है कि वो अभी शिखर पर पहुंची है। आर्यन ने देखा कि यामिनी अभी-अभी खुशी के चरम पर पहुंची थी। तुम और क्या चाहती हो? आर्यन ने यामिनी से पूछा। उसने पूछा कि क्या यामिनी को और अधिक चाहिए? बेशक मुझे और चाहिए। यामिनी ने हार मान ली थी। वो आर्यन से और चाहती थी। वो चाहती थी कि आर्यन उसे वास्तविक सुख की दुनिया दिखाए। मैं तुम्हें निश्चित रूप से सहज महसूस कराऊंगा, आर्यन ने यामिनी से वादा किया। वो उसे बहुत सुखद अनुभव देगा। आर्यन ने अपने होंठ करीब लाए। उसने अपने सामने खड़ी इस सुंदर देवी को चूमना शुरू किया। यामिनी ने आर्यन का स्वागत किया। दोनों के बीच प्यार से भरा एक परिपक्व चुंबन शुरू हुआ। एक पुरुष के लिए ये गर्व की बात थी कि वो यामिनी को चूमने में सक्षम था, जिसे गॉड रेल्म की श्रेष्ठ देवियों में से एक माना जाता था। इस तरह का अवसर कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बस मिल जाए। इस तरह का अवसर मिलना सामान्य लोगों के लिए लगभग असंभव था। यामिनी को ये पसंद आया। उसे वास्तव में वो पसंद आ रहा था जो आर्यन कर रहा था। यामिनी अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। वो वास्तव में एक विशाल वासना द्वारा नियंत्रित हो रही थी। हे, आर्यन धीरे से हंसा। वो यामिनी को पूरी तरह से कामुक महिला बनते देख बहुत खुश लग रहा था। आर्यन ने सुंदर देवी को एक कामुक स्त्री में बदल दिया था। अगर दूसरे लोग उसे देखते तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। आर्यन और यामिनी एक दूसरे को चूमते रहे। दोनों ने बड़े जुनून के साथ इस दैवीय चुंबन का आनंद लिया। आर्यन ने यामिनी की कमरबंद ढीली कर दी। वो अपने सामने मौजूद इस सुंदर देवी को पूरी तरह देखना चाहता था। ऐसा मत करो। जैसे ही आर्यन यामिनी की कमरबंद खोलने वाला था, यामिनी ने तुरंत उसे रोक दिया। उसने आर्यन को ऐसा नहीं करने दिया। क्यों? क्या मैंने इसे पहले नहीं देखा है? आर्यन ने यामिनी से पूछा। भले ही वो काफी उत्तेजित था, वो वास्तव में अपने सामने खड़ी इस सुंदर देवी का आनंद लेना चाहता था। तुम बहुत लालची हो, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें दोबारा ऐसा नहीं करने दूंगी, यामिनी ने आर्यन से कहा। यामिनी आर्यन को इतनी आसानी से खुद को समर्पित नहीं करने वाली थी। वो अभी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन आर्यन काफी निराश हुआ जब उसने देखा कि यामिनी उसके किए को अस्वीकार कर रही है। तुम मना नहीं कर सकते, यामिनी ने आर्यन से कहा। उसने बताया कि आर्यन उसकी इच्छा को टाल नहीं सकता। यामिनी जानती थी कि आर्यन ऐसा व्यक्ति है जो महिलाओं पर दबाव डालना पसंद नहीं करता। चूंकि यामिनी नहीं चाहती थी, इसीलिए आर्यन को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। भले ही तुम ऐसा कहो, ऐसा लगता है कि नीचे वाला छोटा भाई थोड़ी मुसीबत में पड़ रहा है, आर्यन ने यामिनी से अपनी स्थिति बताई। आर्यन को एक समस्या थी। जो कुछ भी हुआ था उसने अभी भी आर्यन के निचले अंग को उत्तेजित कर रखा था। यामिनी ने आर्यन के उस हिस्से की ओर देखा। वो आर्यन के नीचे एक बड़ा उभार देख सकती थी। ये देखकर यामिनी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। इस विशाल उभार ने यामिनी के चेहरे को सेब जैसा बना दिया। यामिनी निश्चित रूप से जानती थी कि ये क्या है। वो जानती थी कि ये एक प्रतापी पुरुष का अंग है। ये बहुत बड़ा है। यामिनी ने स्वीकार किया कि आर्यन के पास एक बड़ी पूंजी थी। एक युवा के रूप में ये स्वाभाविक रूप से यामिनी के लिए आश्चर्यजनक था। क्या बात है? आर्यन ने यामिनी से पूछा। वो चाहता था कि यामिनी उसकी मदद करे। निश्चित रूप से ये एक बड़ी बात होगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम अपनी दूसरी महिला से मदद मांग सकते हो। यामिनी ने ऐसा शर्मनाक काम करने से इनकार कर दिया। वो एक देवी होकर ऐसा कैसी कर सकती थी? सच तो ये था कि उसके लिए ऐसा करना असंभव था।
चलो आओ, क्या तुम्हारे पास मुझे इस तरह रहने देने का जिगर है? आर्यन ने यामिनी को मनाने की कोशिश की। क्या यामिनी में ऐसा कुछ करने का दिल होगा? क्यों नहीं, ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। यामिनी ने अपना चेहरा आर्यन की उस बड़ी वस्तु से हटा लिया। अगर यामिनी आर्यन की उस बड़ी वस्तु को देखती रही तो उसे लगा कि वो पागल हो सकती है। यामिनी अभी भी एक महिला थी। जब उसने आर्यन जैसी बड़ी महिला चीज देखी तो वो निश्चित रूप से उत्तेजित हो जाएगी। इसीलिए यामिनी ने इस मामले से बचने की पूरी कोशिश की। प्रिय देवी, क्या तुम्हारे पास इतना कठोर हृदय होगा? क्या मैंने ईमानदारी से तुम्हारी देखभाल नहीं की? आर्यन ने यामिनी से कहा। आर्यन एक बच्चे की तरह था। वो यामिनी के सामने जिद कर रहा था। यामिनी का दिल थोड़ा उलझन में था। सच तो ये था कि आर्यन ने जो किया उसने यामिनी को भ्रमित और असहाय महसूस किया। यामिनी के पास अभी भी अंतरात्मा थी। वो मुसीबत में पड़े आर्यन की अनदेखी नहीं कर सकती थी। इस तरह जिद करना बंद करो, यामिनी ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन से रुकने को कहा। इससे यामिनी का सिर चकरा रहा था। अगर तुम मुझे वो नहीं दोगी जो मैं चाहता हूं तो मैं नहीं रुकूंगा, आर्यन ने यामिनी को धमकी दी। अगर यामिनी ने आर्यन को वो नहीं दिया जो वो चाहता था तो आर्यन शांत नहीं होगा। तुम कष्टदायक लड़के हो, यामिनी ने आर्यन से कहा। यह पहली बार था जब किसी ने यामिनी को धमकाने की हिम्मत की थी। अगर दूसरे लोग यामिनी के साथ ऐसा करते तो वे निश्चित रूप से तुरंत अपनी जान गंवा देते। है, तुम जानती हो कि मैं एक परेशानी खड़ी करने वाला व्यक्ति हूं, आर्यन ने यामिनी से कहा। मेरे साथ आओ, यामिनी ने आर्यन को अपने साथ आने को कहा। ये देखकर आर्यन बहुत खुश हुआ। सच तो ये था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि यामिनी इतनी जल्दी मान जाएगी। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, आर्यन को लगा कि ये उसकी किस्मत थी कि वो यामिनी को अपनी मदद के लिए मना सका। आर्यन अब इंतजार नहीं कर सकता था। वो देखना चाहता था कि क्या देवी यामिनी उसकी मदद करेंगी। वो यामिनी की क्षमताओं के बारे में उत्सुक था। आर्यन और यामिनी एक शांत जगह की तलाश कर रहे थे। वे मानवीय नजरों से दूर एक जगह ढूंढ रहे थे। ऐसा लगता है कि ये स्थान काफी छिपा हुआ था। यहां उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। मृणाली, क्या आप अगले अध्यायों के साथ जारी रखना चाहेंगी? अध्याय 1912 देवी यामिनी की सेवा 1। क्या तुम वाकई से करने जा रही हो? आर्यन ने यामिनी से पूछा। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि यामिनी इस तरह का काम करेगी। ज्यादा बात मत करो, वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, यामिनी ने आर्यन से कहा। यामिनी काफी शर्मिंदा थी, इसलिए उसने आर्यन को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा ताकि उसे और अधिक शर्मिंदगी महसूस न हो। ठीक है, आर्यन यामिनी के प्रति बहुत आज्ञाकारी हो गया। वो एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति बन गया और यामिनी की हर बात सुनने लगा। यामिनी ने फीकी मुस्कान दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये बात आमतौर पर शरारती रहने वाले आर्यन को इतना आज्ञाकारी बना सकती है। वो वाकई प्यारा है। वो हमेशा मुझे खुशी का एहसास कैसे करा लेता है। यामिनी को समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन उसे हर समय खुश कैसे रखता है। जब वो आर्यन के साथ होती थी तो यामिनी को एक सामान्य और तनाव मुक्त जीवन का अनुभव होता था, जैसे वो किसी शांत और शांतिपूर्ण दुनिया में रह रही हो। यही शायद वो कारण था कि यामिनी आर्यन के साथ रहना चाहती थी। आर्यन ने उसे वो एहसास दिया जिसकी उसने हमेशा से कामना की थी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। यामिनी बहुत घबराई हुई दिख रही थी। वो अभी भी आर्यन के साथ इस तरह के युगल संबंध की अभ्यस्त नहीं थी। यामिनी ने कुछ नहीं किया, वो बस चुपचाप खड़ी रही और आर्यन का इंतजार करने लगी। इससे स्वाभाविक रूप से आर्यन उलझन में पड़ गया। तुम चुप क्यों हो? आर्यन ने यामिनी से पूछा। क्यों, क्या तुम शुरू नहीं करना चाहते? यामिनी ने पलटकर आर्यन से पूछा। आर्यन ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि यामिनी को अभी भी नहीं पता था कि क्या करना है। इसका कुछ नहीं किया जा सकता, वो अभी भी कुंवारी है। आर्यन इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था। यामिनी अभी शुरुआती स्तर पर थी और उसे आर्यन से थोड़े मार्गदर्शन की जरूरत थी। क्या बात है? यामिनी ने आर्यन से पूछा कि उसने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दी। नहीं, बस इतना है कि तुम अभी भी काफी मासूम हो। आर्यन ने यामिनी से सीधे वही कहा जो वो सोच रहा था। मैं तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति नहीं हूं, मुझे उलझे हुए रिश्तों में पड़ना पसंद नहीं है, यामिनी ने आर्यन से कहा। यामिनी ने ठंडी आह भरी और अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया, जिससे पता चलता था कि वो आर्यन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, आर्यन यामिनी को सिखाने वाला था। उसका इरादा यामिनी को प्रशिक्षित करने का था, जो इस मामले में अभी नौसिखिया थी। आर्यन ने अपना कमरबंद खोला और अपने सबसे गौरवशाली हथियार को प्रकट किया। ये क्या है? ये इतना भयानक क्यों लग रहा है? यामिनी ने आर्यन की उस विशाल चीज को देखकर डर गई। उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे डरावना लगा और उसने भय महसूस किया। आर्यन ने देखा कि यामिनी उसे देखकर डरी और शर्मिंदा थी। ऐसा लग रहा था कि वो आर्यन की उस बड़ी चीज से बहुत डरती थी। हे, तुम चुप क्यों हो? आर्यन ने यामिनी से पूछा।
तुम्हारे पास नीचे कुछ बदसूरत चीज है, यामिनी ने आर्यन से कहा। इस चीज का अपमान मत करो, ये एक महिला को दुनिया में स्वर्ग का एहसास करा सकती है। आर्यन ने गर्व से यामिनी से कहा। मुझे विश्वास नहीं है, यामिनी ने आर्यन को जवाब दिया। क्या तुम गंभीर हो? तो क्यों ना तुम इसे एक बार आजमा कर देखो, आर्यन ने यामिनी की ओर देखते हुए कहा। आर्यन ने इस अवसर का उपयोग यामिनी को चुनौती देने के लिए किया। मैं नहीं चाहती, यामिनी ने कोशिश करने से इनकार कर दिया। वो ऐसी अजीब और डरावनी चीज को आजमाना नहीं चाहती थी। क्या तुमने वादा नहीं किया था? आर्यन ने यामिनी को उसके वजन की याद दिलाई। यामिनी ने वादा किया था, इसलिए उसे अपनी बात पूरी करनी थी। मैंने कब वादा किया था? यामिनी ने कहा कि उसने ऐसा कुछ करने का वादा नहीं किया था। आर्यन असहाय था। यामिनी वास्तव में जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही थी। फुफु फुफु। यामिनी ये देखकर मुस्कुराई। आर्यन बहुत प्यारा लग रहा था। यामिनी द्वारा परेशान किए जाने पर वो वास्तव में बहुत मासूम लग रहा था। यामिनी वास्तव में चतुर निकली। वो अपनी योजनाओं से आर्यन को जवाब देने और उसे परेशान करने में सक्षम थी। अब मेरे साथ खेलना बंद करो, आर्यन ने कहा कि वो अब मजाक बंद करे। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम इसे दिखाते क्यों नहीं? मैं इसे देखना चाहती हूं, यामिनी ने आर्यन को चुनौती दी। आर्यन यामिनी के इरादों को समझ गया। उसे पता चल गया कि यामिनी क्या चाहती थी। ठीक है, अब मेरी बारी है। आर्यन ने अपनी तकनीक का उपयोग यामिनी पर किया। आर्यन का स्पर्श मिलते ही यामिनी तुरंत उत्तेजित हो गई। उसका शरीर और भी गर्म होने लगा। जब आर्यन ने उसे छुआ तो वो बहुत भावुक महसूस करने लगी। यामिनी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपना संतुलन खो दिया और नीचे गिर गई। आर्यन यामिनी के सामने खड़ा हो गया। वो अब यामिनी से अधिक प्रभावी स्थिति में था। कैसा लगा? क्या ये शानदार नहीं है? आर्यन ने यामिनी की ओर देखकर शरारती मुस्कान मुस्कुराई। आर्यन, तुमने फिर से एक अजीब तकनीक का प्रयोग किया है। यामिनी को एहसास हुआ कि आर्यन ने अभी उस पर एक रहस्यमयी तकनीक का प्रयोग किया था। क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा? तो अब तुम्हें इसे सहना चाहिए, आर्यन ने यामिनी से कहा। अब जब यामिनी पैशन गॉडेस तकनीक के प्रभाव में थी तो वो उत्तेजित होने लगी और आर्यन को चाहने लगी। आर्यन को यकीन था कि यामिनी अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार होगी। इस तकनीक की मदद से आर्यन यामिनी को खुद के प्रति सच्चा बना सकता था। अब मेरी मदद करो, ये बहुत असहज है, आर्यन ने यामिनी से कहा। मैं नहीं चाहती, यामिनी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो अभी भी आर्यन का विरोध कर रही थी। क्या तुम कुछ मजेदार आजमाना नहीं चाहोगी? आर्यन ने फुसफुसाकर कहा। यह थोड़ा अजीब और अरुचिकर है, यामिनी ने कहा कि उसे ये थोड़ा अजीब लग रहा था। गॉड रेल्म में इस तरह की चीजें कुलीन महिलाओं के लिए अभी भी शर्मिंदगी का विषय थीं, इसलिए ये अजीब नहीं था कि यामिनी इसे करने में थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। तुम्हें खुद को रोकने की जरूरत नहीं है, बस इसे महसूस करो, शायद तुम्हें ये पसंद आए, आर्यन ने यामिनी के कान में उकसाने वाले शब्द कहे। आर्यन की बातें यामिनी को उकसाने के लिए काफी प्रभावी थीं। वो उसकी बातों के जाल में फंसने लगी थी। यामिनी ने अपने सामने आर्यन की उस बड़ी चीज को देखा। वो बहुत विशाल थी और सीधे उसके सुंदर चेहरे के सामने थी। ये और भी बड़ी होती जा रही है, यामिनी ने मन ही मन सोचा। उसने देखा कि आर्यन का वो अंग और भी बढ़ रहा था। आर्यन की उस चीज ने यामिनी को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। यामिनी ने अनजाने में अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। देवी यामिनी ने हाथ बढ़ाकर आर्यन के उस अंग को छुआ। उसने अपने बहुत कोमल हाथों से उसे स्पर्श किया। ये बहुत आरामदायक लग रहा है। आर्यन बहुत सुकून महसूस कर रहा था। यामिनी के स्पर्श ने आर्यन को बहुत सुकून दिया। यामिनी ने आर्यन की प्रतिक्रिया देखी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वो इसे छुएगी तो आर्यन इस तरह प्रतिक्रिया देगा। क्या ये लड़के की कमजोरी है? यामिनी सोचने लगी कि शायद यही आर्यन की कमजोरी थी। ठीक है, अब मैं इस पर हमला करूंगी। यामिनी अब आर्यन पर अपना प्रहार करने जा रही थी। अब यामिनी के बदला लेने का समय था। अध्याय 1913 देवी यामिनी की सेवा 2। ये पता चला कि यामिनी के मन में एक शरारत थी। वो आर्यन से पहले की बात का बदला लेना चाहती थी। यामिनी अब सामान्य से कहीं अधिक ईमानदार थी। ये देखकर आर्यन बहुत खुश हुआ। यामिनी ने आर्यन के छोटे भाई को छूना शुरू किया। यामिनी का स्पर्श बहुत अच्छा था। आर्यन वास्तव में इस सुंदर देवी के स्पर्श का आनंद ले रहा था। ये बहुत आरामदायक है। उसके पास इस तरह की शक्ति कैसे है? आर्यन खुद को घिरा हुआ महसूस करने लगा। यामिनी के स्पर्श ने आर्यन को उत्तेजित कर दिया। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि यामिनी की जन्मजात क्षमता इतनी शक्तिशाली होगी। यामिनी ने अपना हाथ हिलाना शुरू किया। उसने आर्यन के अंग को एक खिलौने की तरह समझा और अपने मन भर उससे खेलने लगी। यामिनी जो हरकतें कर रही थीं, वे बहुत ही नौसिखिया और थोड़ी अनाड़ी हो सकती थीं, फिर भी वे आर्यन को बहुत सुखद अनुभव दे रही थीं। यामिनी की बुनियादी क्षमताएं बहुत अच्छी थीं। अगर आर्यन यामिनी को अपनी क्षमताओं को अच्छी तरह से विकसित करने में मदद कर सके तो ये निश्चित रूप से आर्यन के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी।
आर्यन यामिनी को प्रशिक्षित करने का इंतजार नहीं कर सकता था। अगर वो उसे अच्छी तरह सिखा सका तो ये अद्भुत होगा। यामिनी को आर्यन की उस चीज़ में बहुत दिलचस्पी थी। जब उसने उसे छुआ तो उसे एक बहुत अच्छा एहसास हुआ। भले ही ये देखने में अजीब है, लेकिन इसे पकड़ना आरामदायक महसूस होता है, यामिनी ने अपने मन में कहा। भले ही आर्यन की वो चीज़ भयानक दिखती थी, लेकिन हकीकत में जब यामिनी ने आर्यन की उस बड़ी वस्तु को पकड़ा तो उसे बहुत सहज महसूस हुआ। तुम्हारी क्षमता ठीक है, क्या तुम सच में अभी शुरुआत कर रही हो? आर्यन ने यामिनी से पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? यामिनी आर्यन की बात सुनकर चिढ़ गई। उसने थोड़ी अतिरिक्त ताकत के साथ आर्यन की उस बड़ी वस्तु को जकड़ लिया। आउच! ऐसा मत करो, ये मेरे जीवन की जड़ है। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाया तो बहुत सी महिलाएं दुखी होंगी, आर्यन ने यामिनी से कहा। यामिनी ने जो किया वो भविष्य के लिए बहुत खतरनाक था। ये तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह और महिलाओं को कष्ट नहीं होगा, यामिनी ने आर्यन से मजाक में कहा। ऐसा मत बनो, क्या तुम्हारे पास मुझ जैसे सुंदर और दयालु व्यक्ति के साथ ऐसा करने का दिल है? आर्यन ने दुखी चेहरा बनाकर कहा। आर्यन ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। वर्तमान में यामिनी ने उसके छोटे भाई को पकड़ रखा था और वो उसे कुचल सकती थी। इसलिए आर्यन के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो यामिनी को उसे छोड़ने के लिए राजी करे। यामिनी ने आर्यन की ओर देखा। उसने जो धमकी दी थी वो बहुत शक्तिशाली थी। आर्यन को डराने के बाद यामिनी ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। वो फिर से अपने हाथों से आर्यन की मदद करने लगी। आर्यन यामिनी द्वारा दी जा रही सेवा का आनंद लेने लगा। उसे वास्तव में वो पसंद आया जो यामिनी कर रही थी। आर्यन, मुझे और क्या करना चाहिए? यामिनी ने आर्यन से पूछा। वो जानना चाहती थी कि आगे क्या करना है। ठीक है, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करता हूँ। आर्यन ने यामिनी की सहायता करने का निर्णय लिया। उसने उसे बुनियादी बातें सिखाईं। यामिनी ने आर्यन की बात सुनी और उसने वो करने की कोशिश की जो आर्यन ने बताया था। आर्यन के मार्गदर्शन से यामिनी बहुत कुशल हो गई। वो आर्यन की मदद करने में बहुत निपुण हो गई। वो बहुत तेजी से सीखती है। आर्यन देख सकता था कि यामिनी ने बहुत जल्दी सब कुछ समझ लिया था और वो आर्यन के छोटे भाई की बहुत अच्छी सेवा कर रही थी। आर्यन के चेहरे के भावों ने यामिनी को बहुत खुश कर दिया। उसे खुद पर बहुत गर्व महसूस हुआ। यामिनी ने लगभग 10 मिनट तक आर्यन की मदद की। अब तक आर्यन ने कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखाया था। ये अभी भी इतना कठोर क्यों है? यामिनी ने आर्यन से पूछा। उसने पूछा कि आर्यन अभी भी वैसा ही बना हुआ है। लगता है कि तुम मुझे कम उकसा रही हो, आर्यन ने यामिनी से कहा। आर्यन को लगा कि यामिनी द्वारा दी गई उत्तेजना पर्याप्त मजबूत नहीं थी। इस कारण यामिनी आर्यन को नहीं हरा पाई। अगर यामिनी गंभीरता से वो करती जो आर्यन ने सिखाया था तो आर्यन निश्चित रूप से देवी यामिनी के हाथों हार जाता। यामिनी की बुनियादी क्षमताएं बहुत अच्छी थीं, बस उसमें वो साहस करने की कमी थी जो आर्यन ने उसे बताया था। ऐसा लगता है कि मैंने जिस पैशन गॉडेस तकनीक का उपयोग किया है वो यामिनी को पूरी तरह से गिराने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं कम आकर्षक हूं? यामिनी ये सुनकर चिढ़ गई। ये स्पष्ट था कि वो आर्यन की बात सुनकर खुश नहीं थी। यामिनी एक सुंदर देवी थी जिसे गॉड रेल्म की लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त थी। उसने आर्यन की बात को स्वीकार नहीं किया। अगर तुम स्वीकार नहीं करती तो अपनी असली ताकत दिखाओ, आर्यन ने यामिनी से कहा। आर्यन लगातार यामिनी को उकसा रहा था। उसका लक्ष्य यामिनी को उत्तेजित करना था ताकि वो अपने नन्हे मुंह से उसकी मदद करे। वो निश्चित रूप से शानदार होता। आर्यन ने जो किया वो काम करता दिख रहा था। वो यामिनी को चिढ़ाने में सफल रहा था। शरारती लड़के, मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैं कितनी मोहक हूं। चूंकि आर्यन ने उसकी सुंदरता पर संदेह किया था, इसलिए यामिनी अपनी पूरी शक्ति दिखाएगी। यामिनी अब और मजाक नहीं कर रही थी। वो अपने पास मौजूद कौशलों का प्रदर्शन करने लगी। यामिनी ने अब आर्यन की मदद लेना बंद कर दिया। अब उसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास था। यामिनी ने हर तरह की तरकीबें आजमाई। वो आर्यन का मुकाबला करने के लिए अपनी खुद की तकनीक बनाना चाहती थी। आर्यन ने यामिनी को वो करने दिया जो वो चाहती थी। वो यामिनी के काम से वास्तव में संतुष्ट था। यामिनी ने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन स्पष्ट रूप से वो अभी भी आर्यन को नहीं गिरा पाई थी। जब यामिनी उलझन में थी तो उसने किसी को उससे बात करते हुए सुना। कौन है? यामिनी भ्रमित थी। उसने आवाज का स्रोत पता लगाने के लिए चारों ओर देखा। तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगी। मैं तुम्हारी समस्या जानती हूं और तुम्हारी मदद कर सकती हूं। उस महिला ने कहा कि वो यामिनी की सहायता करेगी। वो महिला यामिनी को कुछ ड्यूअल कल्टीवेशन तकनीकें सिखाना चाहती थी। वो चाहती थी कि यामिनी इनका उपयोग आर्यन के खिलाफ करे। तुम कौन हो? यामिनी काफी उत्सुक थी कि वो कौन महिला थी जो उससे बात कर रही थी और गुप्त रूप से आवाज पहुंचा रही थी।
फूफू फूफू, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, उस महिला ने कहा। इसके बाद उस महिला ने बिस्तर पर पुरुष का मुकाबला करने की तकनीकें देना शुरू किया। जानकारियों का एक समूह यामिनी के दिमाग में प्रविष्ट हो गया। ड्यूअल कल्टीवेशन कौशल के बारे में बहुत सी जानकारी यामिनी के मस्तिष्क में आ गई। यामिनी का चेहरा निश्चित रूप से तुरंत लाल हो गया। उसे जो जानकारी मिली थी वो बहुत शर्मनाक थी। ये बहुत शर्मनाक है। यामिनी को नहीं पता था कि कौन उसकी मदद कर रहा है, लेकिन निश्चित रूप से उसे उस जानकारी से थोड़ी परेशानी हुई जो अभी उसके दिमाग में आई थी। यामिनी का शुद्ध मन पूरी तरह से प्रदूषित हो गया था। उसने आर्यन का सामना करने के लिए ड्यूअल कल्टीवेशन का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ठीक है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं और मुकाबला करते हैं। यामिनी के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने आगे बढ़कर आर्यन से मुकाबला शुरू करने का फैसला किया। यामिनी को आर्यन पर अपनी विजय हासिल करनी थी, तब ये लड़का यामिनी को और परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। यामिनी की परिपक्व उम्र के साथ वो अपने पास मौजूद कौशलों का उपयोग करके निश्चित रूप से आर्यन को हरा सकती थी। अध्याय 1914 देवी यामिनी की सेवा 3। यामिनी एक पल के लिए रुकी। उसने अभी अभी प्राप्त ज्ञान का अध्ययन करना शुरू किया। वो आर्यन के खिलाफ ड्यूअल कल्टीवेशन तकनीक सीखने में रुचि रखती थी। आर्यन ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। वो जानना चाहता था कि यामिनी क्या करेगी। क्या यामिनी उसे कोई बड़ा सरप्राइज देगी या नहीं। परिद्वार के अंदर अवनी और कंचन चर्चा कर रही थीं। अभी अभी यामिनी से बात करने वाली महिला कंचन ही थी। कंचन ने ही गुप्त रूप से यामिनी की मदद की थी। क्या वो उस क्षमता के साथ पति को हरा सकती है? कंचन ने अवनी से पूछा। कंचन ने पूछा कि क्या यामिनी आर्यन को हराने में सक्षम थी। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मानना है कि यदि उसके पास मजबूत प्रतिरोध है तो उसकी नींव बहुत अच्छी है। यदि उसे अच्छी तरह से विकसित किया जा सके तो पुरुष उसके खिलाफ नहीं जीत पाएंगे, अवनी ने कंचन से कहा। मुझे उसकी सुंदरता से थोड़ी ईर्ष्या हो रही है। कंचन यामिनी की सुंदरता देखकर थोड़ी ईर्ष्यालु थी। सुंदर यामिनी को देखकर उसे काफी जलन हुई। फुफू फुफू, तुम भी समान रूप से सुंदर हो, इतना ईर्ष्यालु होने की कोई जरूरत नहीं है, अवनी ने कंचन को समझाते हुए कहा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पति उस तरह के व्यक्ति नहीं है जो किसी सुंदर महिला के मिलने पर अपनी महिला को छोड़ दें, कंचन ने अवनी से कहा। अवनी ने सिर हिलाया। वो कंचन की बात से पूरी तरह सहमत थी। फिर मैं वापस अभ्यास करने जाऊंगी, कंचन ने कहा कि वो अभ्यास के लिए लौट रही है। क्या तुम सब कुछ खत्म होने तक नहीं देखोगी? अवनी ने कंचन से पूछा। नहीं, मुझे डर है कि मैं उत्तेजित हो जाऊंगी। पिछली लड़ाई ने मुझे अभी भी वहां थका दिया है, कंचन ने कहा। उसने आर्यन के साथ न रहने का कारण बताया। अच्छी तरह आराम करो, आर्यन ने मन ही मन कंचन के लिए कामना की। कंचन ने अपना प्रशिक्षण जारी रखा। वो परिद्वार के अंदर अपने खाली समय का आनंद लेगी। क्योंकि परिद्वार के भीतर समय बहुत लंबा था, कंचन समय बीतने के डर के बिना इस स्थान पर अपने समय का आनंद लेने में सक्षम थी। यामिनी ने कंचन द्वारा दी गई तकनीक को सीखना खत्म कर लिया था। वो आर्यन से लड़ने के लिए पहले से ही तैयार थी। यामिनी अब और नहीं हिचकिचाएगी। यह आर्यन से लड़ने और उसे ये बताने का मौका था कि यामिनी के पास भी क्षमता है। यामिनी के हाथ अचानक बहुत कुशल हो गए। उसने बहुत आसानी से आर्यन के छोटे भाई की मदद की। ये कैसे संभव है? उसकी तकनीक इतनी अच्छी क्यों है? आर्यन भ्रमित था कि यामिनी की क्षमता इतनी उत्कृष्ट कैसे हो गई। कैसा लगा? क्या मेरा कौशल अच्छा है? यामिनी ने आर्यन से पूछा। उसने पूछा कि आर्यन अभी कैसा महसूस कर रहा है। ये कैसे हुआ? तुम्हारी क्षमता इतनी मजबूत कैसे हो गई? आर्यन ने यामिनी से सवाल किया। क्या तुम हैरान हो? ये अभी सब कुछ नहीं है, यामिनी ने आर्यन से कहा। यामिनी ने अभी अपनी सारी ताकत बाहर नहीं निकाली थी। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि यामिनी ने अभी अपनी सारी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। यामिनी ने किस तरह की ताकत छिपाकर रखी थी? आर्यन इस मामले को लेकर वाकई उत्सुक था। यामिनी ने अपने कौशल का उपयोग करके आर्यन की मदद करना जारी रखा। उसने अपने पास मौजूद कौशलों का उपयोग करके आर्यन को उत्तेजित करना शुरू किया। ये बहुत अच्छा लगा। यामिनी द्वारा उपयोग की गई तकनीक आर्यन को बहुत ही सुखद एहसास कराने में सक्षम थी। बस हार मान लो, यामिनी ने आर्यन से कहा कि वो अभी हार मान ले। आर्यन उसकी तकनीक का सामना नहीं कर पाएगा। हैं, ये अभी भी मुझे हराने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर तुम मुझे हराना चाहती हो तो तुम्हें और लड़ना होगा, आर्यन ने यामिनी से कहा। उसने यामिनी को खुद से लड़ने में और अधिक समर्पित होने के लिए कहा। वो इतना मजबूत क्यों है? यामिनी को समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन इतना शक्तिशाली क्यों था। अपनी पूरी ताकत दिखाने के बाद भी वो आर्यन को हरा नहीं पा रही थी। क्या मैं हार जाऊंगी? यामिनी को हार नहीं सकती थी। अगर वो इस जगह पर हार गई तो ये शर्म की बात होगी। आर्यन निश्चित रूप से उसका मजाक उड़ाएगा। ठीक है, मैं ये करूंगी। यामिनी के पास कोई और विकल्प नहीं था। वो ऐसा करने के लिए मजबूर थी। अपना मुंह खोलते हुए उसने आर्यन की बड़ी चीज को ग्रहण कर लिया। आर्यन को महसूस हुआ कि उसका अंग एक बहुत ही गर्म और बहुत ही आरामदायक जगह में प्रवेश कर गया है। ये बहुत अच्छा लगा और आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उड़ रहा हो। ओह, यहाँ है। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद यामिनी आखिरकार बहुत बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए तैयार थी।
आर्यन एक ही समय में बहुत खुश और संतुष्ट दिख रहा था। वो यामिनी के काम से बहुत प्रसन्न था। यामिनी जैसी देवी वास्तव में अपने मुख से आर्यन की मदद कर रही थी। आर्यन को डर था कि गॉड रियल्म के किसी राजा को भी शायद कभी ऐसा कुछ नहीं मिला होगा जैसा आर्यन को मिल रहा था। खों खों। जब यामिनी ने आर्यन के लिए सेवा करने की कोशिश की तो उसे दम घुटने महसूस हुआ। ऐसा लगा कि यामिनी को इस तरह की चीज करने की आदत नहीं है। क्या तुम ठीक हो? आर्यन ने यामिनी से पूछा। वो यामिनी की स्थिति को लेकर चिंतित था। ऐसा लग रहा था कि यामिनी इसे सुगमता से नहीं कर पा रही थी। ये बहुत बड़ा है, तुम्हारे पास ऐसी चीज कैसे है? यामिनी ने आर्यन से कहा। तुम्हें नहीं पता, ये पुरुषों का गौरव है, इसलिए ज्यादा शिकायत मत करो, आर्यन ने यामिनी से कहा। यामिनी ने एक असहाय चेहरा बनाया। उसने आर्यन की बात को आगे नहीं बढ़ाने की कोशिश की। अगर ये जारी रहता तो ये कुछ शर्मनाक होता। तुम्हें दोबारा कोशिश करनी चाहिए, आर्यन ने यामिनी को प्रोत्साहित किया। मुझे मजबूर मत करो, यामिनी ने कहा। फिर भी उसने दोबारा आर्यन की सेवा करने की कोशिश की। उसे धीरे धीरे इसकी आदत हो रही थी। यामिनी की क्षमताएं खराब नहीं थीं। वो आर्यन के छोटे भाई का सामना करते समय एक भयंकर प्रतिरोध दिखाने में सक्षम थी। ये बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यामिनी ऐसा कुछ कर पाएगी। आर्यन अभी भी कल्पना नहीं कर पा रहा था कि यामिनी उसके साथ ऐसा कर सकती थी। यामिनी की क्षमता वास्तव में औसत से ऊपर थी। यामिनी की हरकतें और भी आक्रामक हो गईं। उसने आर्यन का सामना करने के लिए काफी आक्रामक दृष्टिकोण अपनाया। सच तो ये था कि ये एक सुखद बात थी। आर्यन की मदद करते समय यामिनी वाकई बहुत खुश थी। ये बहुत मजेदार है। यामिनी अब ईमानदार होने लगी थी। अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि क्या हुआ और वो सब कुछ का आनंद ले रही थी। आर्यन जो हुआ उससे बहुत खुश था। सच तो ये था कि जो हुआ उसे आर्यन को बहुत सुखद महसूस कराया। यामिनी ने 15 मिनट तक आर्यन की मदद की। इन 15 मिनटों में आर्यन को ऐसा लगा जैसे वो स्वर्ग में हो। उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्या तुम हार मानने वाले नहीं हो? यामिनी ने आर्यन से पूछा। यामिनी थोड़ी थक गई थी। उसके जबड़े में वास्तव में थोड़ा सुन्नपन महसूस हो रहा था। 1 मिनट रुको, मुझे अभी बहुत मजा आया है, आर्यन ने यामिनी से कहा। आर्यन ने बताया कि उसे यामिनी से बहुत सुखद अनुभव मिला है। अध्याय 1915 ब्लू मून गॉड स्टार रेल्म में समस्या। आर्यन नहीं चाहता था कि ये सब खत्म हो। वो चाहता था कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहे। समस्या ये थी कि आर्यन इस तरह जारी नहीं रख पाएगा। वो जानता था कि वो यामिनी के हमले का सामना नहीं कर पाएगा। यामिनी के हमले आर्यन के खिलाफ बहुत प्रभावी थे। 15 मिनट के भीतर आर्यन अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि वो यामिनी से इतनी जल्दी हार जाएगा। यामिनी की क्षमताएं वास्तव में तर्क से परे थीं। यामिनी को महसूस हुआ कि कुछ गलत है। उसे लगा कि आर्यन का अंग तेज और कंपन कर रहा है। ये देखकर यामिनी को एक अजीब सा एहसास हुआ। सच तो ये था कि ये बहुत ही अनोखा अनुभव था। यामिनी ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया ताकि वो तुरंत इस युद्ध को जीत सके। जैसे ही यामिनी ने अपनी गति बढ़ाई, आर्यन को अत्यधिक सुख का अनुभव हुआ। वो पूरी तरह से यामिनी के वश में हो गया था। तुम बहुत शक्तिशाली हो, आर्यन ने यामिनी का सिर पकड़ लिया। यामिनी ने हटने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से आर्यन ने उसे बहुत मजबूती से थाम रखा था, जिससे यामिनी आसानी से हिल नहीं पा रही थी। छपाक। आर्यन ने अपना यांग की सार यामिनी को प्रदान किया। यामिनी को आर्यन द्वारा दिए गए उस सार का अनुभव होने लगा। यामिनी को नहीं पता था कि अभी क्या निकला है। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। यामिनी ने आर्यन को धक्का देने की कोशिश की। उसने आर्यन को दूर हटाने का प्रयास किया। यामिनी ने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन आर्यन की पकड़ बहुत मजबूत थी, जिसने यामिनी को उसे दूर धकेलने में असमर्थ बना दिया। गटक। यामिनी के पास आर्यन के यांग की सार को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यामिनी को ये अजीब लगा कि वो इसे स्वीकार करने को तैयार थी। वो इससे थोड़ी अप्रसन्न भी थी। लेकिन जब यामिनी ने इसका स्वाद चखा तो उसे लगा कि ये बहुत अच्छा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना उत्कृष्ट होगा। यामिनी ने आर्यन द्वारा दी गई हर चीज को स्वीकार कर लिया। उसे ये वास्तव में पसंद आया और वो इसकी आदी हो रही थी। यामिनी बिल्कुल उस कुंवारी लड़की की तरह थी जिसने पहली बार ये अनुभव किया था। हर किसी को स्वाभाविक रूप से ये यांग की सार पसंद आता था। आर्यन का यांग की सार प्रचुर मात्रा में था। इसने यामिनी के भीतर भर दिया और उसे पूर्णता का एहसास कराया। सब कुछ छोड़ देने के बाद आखिरकार आर्यन ने यामिनी को मुक्त कर दिया। वो उसे आसानी से जाने देने के लिए तैयार था। पुआ, तुमने लगभग मुझे मार ही डाला था, यामिनी ने असहाय होकर कहा। अभी जो हुआ वो यामिनी के लिए काफी भारी था। उसे लगा जैसे आर्यन ने उसका दम ही घोंट दिया हो। क्षमा करें, मैं बहुत आवेगी हो गया था, आर्यन ने यामिनी से कहा। उसे स्वीकार करना पड़ा कि वो बहुत भावुक हो गया था। ठीक है, इतना काफी है, अब खुद को संभालो, यामिनी ने आर्यन से कहा कि वो खुद को व्यवस्थित कर ले। आर्यन ने सिर हिलाया और यामिनी के आदेशानुसार खुद को ठीक करने लगा। तुम्हारे क्या हाल हैं? क्या तुम्हें ब्लू मून गॉड स्टार रेल्म में पूरी शक्ति मिल गई है? आर्यन ने यामिनी से पूछा। मेरी शक्ति अब अधिक स्थिर हो सकती है। समस्या ये है कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो मेरी ताकत पर संदेह करते हैं, यामिनी ने अपनी स्थिति बताई।
मेरी देवी की शक्ति पर संदेह करने की हिम्मत किसकी है? मुझे उन्हें संभालने दो, आर्यन ने यामिनी से कहा। यामिनी मुस्कुराई। आर्यन की बात सुनकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। आर्यन, तुम बहुत आवेगी हो। वे इतने आसान प्रतिद्वंदी नहीं हैं। अगर वे वाकई आसान होते तो मुझे खुद को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, यामिनी ने आर्यन को समझाया। ऐसा नहीं है, मैं पिछले 1 साल में काफी विकसित हुआ हूं, आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा। हाँ, मैं जानती हूं, यामिनी ने सिर हिलाते हुए आर्यन को सांत्वना दी, जो वास्तव में पहले से काफी बेहतर हुआ था। यामिनी आर्यन को निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कहा कि वो पहले से कहीं अधिक विकसित हो गया है। मैं तुम्हें लंबे समय तक नहीं देख सकती, मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं, यामिनी ने आर्यन से कहा। यामिनी अभी आर्यन के साथ समय नहीं बिता सकती थी, उस पर नजर रखने वाले बहुत से लोग थे। अगर उन्हें पता चलता कि यामिनी ब्लू मून गॉड स्टार रेल्म में नहीं है तो वे निश्चित रूप से संदिग्ध हो जाते और उसकी तलाश शुरू कर देते। यामिनी आर्यन को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसे ब्लू मून गॉड स्टार रेल्म वापस जाना था। इतनी जल्दी क्यों? हम अभी तो मिले हैं, मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूं, आर्यन ने यामिनी से आग्रह किया। आर्यन इस समय को यामिनी के साथ बिताना चाहता था। यामिनी ने आर्यन की ओर देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि स्थिति में क्या करे, रुके या चली जाए। वो जा नहीं पा रही थी क्योंकि वो आर्यन के साथ बहुत सहज महसूस कर रही थी। उसके साथ होने पर एक विशेष सुखद अनुभव होता था। देवी। जब आर्यन और यामिनी एक दूसरे को गले लगा रहे थे, अचानक कोई प्रकट हुआ और उन दोनों के बीच बाधा बन गया। ये आवाज सुनते ही यामिनी ने तुरंत आर्यन को खुद से दूर धकेल दिया। उसने आर्यन को छोड़ दिया और तुरंत आवाज की दिशा में मुड़ गई। जो व्यक्ति अभी प्रकट हुआ था वो वीणा थी। वीणा ने अनजाने में कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी उसने अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी। वीणा ने वो देख लिया था जो उसे कभी नहीं देखना चाहिए था, जिससे ये सुंदर महिला स्वाभाविक रूप से सदमे में थी। वीणा को इस जगह पर देखकर यामिनी बहुत घबरा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वीणा उसका पीछा करते हुए यहां तक आ जाएगी। तुम इस जगह पर कब से हो? यामिनी ने वीणा से पूछा। वो वीणा से बात करते समय बहुत गंभीर दिख रही थी। मैं बस अभी पहुंची हूं, वीणा ने सूचित किया कि वो अभी अभी इस स्थान पर पहुंची है। ये सुनकर यामिनी को बहुत राहत महसूस हुई। उसे चैन मिला कि वीणा अभी आई है। तुम्हें मेरी तलाश करने के लिए किसने भेजा? यामिनी ने पूछा। वो जानना चाहती थी कि वीणा उसे क्यों ढूंढ रही थी। इस समय ब्लू मून गॉड स्टार रेल्म में विवाद चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि देवी जल्द ही वापस आ सकती हैं, वीणा ने यामिनी को सूचना दी। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या वे लोग फिर से परेशानी खड़ी कर रहे हैं? कितनी झंझट है? यामिनी ने असंतोष में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ये खबर सुनकर वो बहुत नाखुश थी। क्या देवी वापस नहीं आ रही हैं? वीणा ने यामिनी से पूछा। मुझे जल्द ही वापस जाना होगा, यामिनी ने कहा कि उसे तुरंत लौटना होगा। वो ये सब होने नहीं दे सकती थी। मुझे मामला सुलझाने के लिए जाना होगा, यामिनी ने आर्यन से कहा। आर्यन के जवाब का इंतजार किए बिना यामिनी तुरंत वहां से चली गई। वो सीधे ब्लू मून गॉड स्टार रेल्म की ओर बढ़ गई। 1 मिनट रुको, आर्यन ने यामिनी को रोकने की कोशिश की, जो जा रही थी। रुक जाओ, उसे जाने दो, चंद्र देवी के पास निपटाने के लिए काम है, वीणा ने आर्यन को रोकते हुए कहा। जब यामिनी चली गई तो वीणा ही थी जो आर्यन को रोकने की जिम्मेदार थी। जल्दी से रास्ते से हट जाओ, आर्यन ने वीणा से कहा। उसने वीणा को पीछे हटने का आदेश दिया। क्षमा करें, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, वीणा ने कहा कि वो आर्यन की बात नहीं सुनेगी। वीणा यामिनी की सेविका थी, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से केवल यामिनी की बात मानती थी। आर्यन उस वीणा को आदेश नहीं दे सकता था जो यामिनी के प्रति इतनी वफादार थी। अध्याय 1916। तुम्हें मुझे ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र ले जाना होगा। तुम यामिनी के प्रति बहुत आज्ञाकारी लगती हो, क्या तुम उसकी सेविका हो? आर्यन ने वीणा से पूछा। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है, वीणा ने आर्यन के सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। आर्यन ने अपनी भौहें सिपोड़ ली। ये महिला काफी ठंडी थी, वो आर्यन के प्रति बहुत रूखी थी। बेहतर होगा कि तुम मेरे सामने अपने व्यवहार का ध्यान रखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, आर्यन ने वीणा से कहा। क्यों? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? तुमने चंद्र देवी को परेशान करने का दुस्साहस किया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह मामला बहुत बड़ा है और इसके लिए गंभीर दंड मिलेगा, वीणा ने आर्यन से कहा। क्या मैंने वाकई कुछ इतना बड़ा किया है? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? आर्यन ने वीणा से बेफिक्र होकर कहा। आर्यन बहुत उदासीन था, वो वीणा से निपटते समय काफी लापरवाह दिख रहा था। आर्यन ने वीणा की बातों का जवाब इस तरह दिया जिससे उस महिला को पता चल जाए कि वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे लड़ा जा सके। वीणा ने अपने दांत पीसे, वो आर्यन पर बहुत क्रोधित दिख रही थी। क्या हुआ? क्या तुम लड़ना चाहती हो? आर्यन ने वीणा से पूछा कि क्या वो उससे लड़ेगी या नहीं। बच्चे, तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। अगर तुमने बात नहीं मानी तो मैं अच्छी बनकर नहीं रहूंगी और तुम्हारी पिटाई कर दूंगी, वीणा ने कम दोस्ताना लहजे में कहा। अगर तुम सक्षम हो तो बस इसे कर दिखाओ, मैं तैयार हूं, आर्यन ने वीणा को चुनौती दी। आर्यन वीणा की धमकियों और झांसे से नहीं डरा, इसके विपरीत उसने उसे ललकारा।
वीणा आर्यन से चिढ़ गई थी। उसे आर्यन जैसे युवक द्वारा इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं आया। पहली बार वीणा किसी से इतनी परेशान थी। ये एक दुर्लभ बात थी। मैं तुम्हें अपनी थोड़ी शक्ति दिखाती हूं। वीणा ने अपनी शक्ति दिखाने का निर्णय लिया। यामिनी निश्चित रूप से वीणा को आर्यन को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं देती। इसीलिए वीणा आर्यन को एक छोटा सा सबक सिखाना चाहती थी, जिसे आर्यन याद रखे और उसे पता चले कि वो एक ऐसी प्रतिद्वंदी है जिसे कम नहीं आंका जा सकता। वीणा ने आर्यन का चारा निगल लिया। उसने आर्यन पर हमला किया और उसे सबक सिखाने की कोशिश की। आर्यन वीणा के खिलाफ बहुत शांत दिख रहा था। उसे वीणा के विरुद्ध बहुत अधिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। वीणा ने एक तलवार ली। उसने अपनी तलवार आर्यन की ओर तानी और हमला करना शुरू कर दिया। आर्यन वीणा के सभी हमलों से बच गया। वो बहुत आसानी से उसके वार टाल रहा था। तुम बहुत धीमी हो, आर्यन ने वीणा से कहा। असंभव, वो सभी हमलों से कैसे बच सकता है? वीणा को विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन उसके द्वारा किए गए सभी प्रहारों को इतनी आसानी से चकमा देने में सक्षम था। मूनलाइट स्टेप। वीणा ने चंद्रमा पर चलने जैसे हल्के कदमों का उपयोग किया। वो पहले की तुलना में बहुत तेज गति से आर्यन पर हमला करने वाली थी। आर्यन देख सकता था कि वीणा ने अपनी गति बढ़ानी शुरू कर दी है, इसीलिए आर्यन ने भी अपनी गति बढ़ानी शुरू कर दी। वे दोनों बहुत तेजी से लड़े। वे दोनों इतने तेज थे कि नग्न आंखों से देखे नहीं जा सकते थे। क्यों मेरे हमले उसे क्यों नहीं लग रहे? वीणा उलझन में पड़ने लगी थी। उसके द्वारा किए गए सभी प्रहार आर्यन को छूने में असमर्थ थे। क्या तुम हार मान रही हो या कोशिश जारी रखना चाहती हो? आर्यन ने वीणा से पूछा। मैं अभी हारी नहीं हूं। वीणा ने कहा कि उसने अभी हार नहीं मानी है। वो निश्चित रूप से आर्यन को हरा सकती है। जब वीणा ने यह कहा, आर्यन पहले से ही उसके सामने था। आर्यन ने वीणा की कमर को पकड़ लिया और उसे थाम लिया। मुझे छोड़ो। वीणा ने आर्यन की पकड़ से अपने शरीर को मुक्त करने की कोशिश की। उसने खुद को छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। हा, तुम मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगी। आर्यन ने कहा कि उसके द्वारा पकड़े जाने के बाद वीणा भाग नहीं पाएगी। जल्दी मुझे छोड़ो, गंदे बुरे बच्चे। वीणा लगातार विद्रोह करती रही। उसने आर्यन से दूर होने के हर तरह के तरीके अपनाए। ये बेकार है। तुम जो कर रही हो वो समय की बर्बादी है। हार मानना बंद करो और मेरी बात मानो, आर्यन ने वीणा से कहा। आर्यन ने वीणा को बताया कि उसने जो कुछ भी किया वो व्यर्थ था। आर्यन ने एक विशेष रस्सी ली और वीणा के शरीर को बांधना शुरू कर दिया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वीणा ने आर्यन से कहा। आर्यन का सामना करते समय वीणा अपना धैर्य खो चुकी थी। क्या? तुम शुरू से ही परेशानी ढूंढ रही थी, इसलिए ज्यादा बात मत करो, आर्यन ने वीणा को चुप कराया। आर्यन ने वीणा को पकड़ लिया था। अब वो वीणा के साथ जो चाहे कर सकता था। तुम बुरे आदमी हो, वीणा ने आर्यन से कहा। ओह, तो तुम कहती हो कि मैं एक बुरा आदमी हूं? अगर तुम ऐसा कहती हो तो मैं एक बुरा आदमी बनूंगा जो तुम्हारे साथ बुरा काम करेगा। आर्यन ने एक दुष्ट चेहरा बनाया। वो वीणा को डराना चाहता था। आर्यन को देखकर वीणा डर गई। सच तो यह था कि ऐसे चेहरे के साथ आर्यन काफी डरावना लग रहा था। आर्यन हंसा। वो अपने सामने मौजूद सुंदर महिला को डराने में सफल रहा। भले ही वो ठंडी थी, लेकिन वीणा एक बहुत ही सुंदर महिला थी। वो एक ऐसी सुंदरी थी जो उन महिलाओं से कम नहीं थी जिनसे आर्यन पहले मिला था। जल्दी मुझे छोड़ो, मुझे तुरंत निकलना है। वीणा ने आर्यन से कहा कि उसे छोड़ दे। उसे तुरंत यामिनी के पीछे जाना था। मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन मेरी तुम्हारे लिए एक शर्त है, आर्यन ने वीणा से कहा। वो क्या है? वीणा ने आर्यन से पूछा। वो उन शर्तों को जानना चाहती थी जो आर्यन चाहता था। शर्त बहुत आसान है। मुझे विश्वास है कि तुम इस शर्त को पूरा करने में सक्षम हो। आर्यन ने कहा कि वीणा को उसकी शर्त माननी ही होगी। वीणा और भी उत्सुक हो रही थी कि आर्यन क्या चाहता है। मैं तुम्हें ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र ले जाऊंगा। आर्यन ने कहा कि वो ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र जाना चाहता था। क्या तुम पागल हो? वीणा ने आर्यन से कहा। वीणा को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन ऐसी अनुचित मांग करेगा। क्या हुआ? क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती? आर्यन ने वीणा से पूछा। आर्यन का अनुरोध बहुत आसान था। उसने वीणा से केवल उसे ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र ले जाने को कहा था। यह थोड़ा कठिन है। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो जगह खतरनाक है। देवी इस बात से खुश नहीं होंगी। वीणा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती। अगर यामिनी को पता चला तो वो बहुत क्रोधित होगी। चलो आओ यार, मैं उसकी समस्या हल करने में मदद करना चाहता हूं, आर्यन ने वीणा से कहा। आर्यन यामिनी की समस्या हल करना चाहता था। मूर्ख मत बनो। अगर तुम ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र गए तो तुम केवल एक बोझ बन जाओगी। वहां शक्तिशाली लोगों का जमावड़ा है, वीणा ने आर्यन से कहा। क्या तुम मुझ पर दुष्प्रभाव कर रही हो? मैंने तुम्हें इतनी आसानी से पकड़ लिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूं? आर्यन ने वीणा से पूछा। वीणा ने तुरंत आर्यन की बात पर विचार किया। आर्यन जो कहा था वो वाकई सच था। आर्यन वीणा को आसानी से हराने में सक्षम था। इस आदमी के पास वाकई काबिलियत थी। यामिनी की निजी सेविका के रूप में वीणा की शक्ति कोई मजाक नहीं थी।
वो वर्तमान में डिवाइन ओवरलॉर्ड रेल्म के 8वें चरण में थी, इसीलिए वो गॉड रेल्म के शक्तिशाली लोगों में गिनी जाती थी। अध्याय 1917 व्यंकट। भले ही तुम ऐसा कहो, लेकिन वास्तविकता में तुम इतने मजबूत नहीं हो। अभी भी बहुत से लोग हैं जो तुम्हें बहुत आसानी से मार सकते हैं, वीणा ने आर्यन से कहा। वीणा ने अभी भी आर्यन को साथ ले जाने से इनकार कर दिया। वो इस बात पर अड़ी रही कि ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र आर्यन के लिए अत्यंत खतरनाक है। वीणा को यह भी यकीन था कि यामिनी नहीं चाहती कि आर्यन किसी मुसीबत में पड़े। वो इस मामले को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थी। अगर तुम मना करती हो तो मैं तुम्हें इसी जगह रहने दूंगा। वीणा को ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र ले जाने से लगातार इनकार करते देख आर्यन ने इस महिला को यहीं इसी तरह बंधा हुआ छोड़ने का इरादा किया। आर्यन दूर चला गया। वो मुड़ा और इस जगह को छोड़ने लगा। आर्यन झूठ नहीं बोल रहा था। वो वास्तव में उस स्थान से जाने लगा और वीणा जैसी सुंदर महिला को जंगल में अकेला और बंधा हुआ छोड़ दिया। 1 मिनट रुको, चलो इस बारे में फिर से बात करते हैं, वीणा ने आर्यन से कहा। वीणा ने आर्यन को वापस आने और मामले को सुलझाने के लिए कहा। आर्यन पीछे नहीं मुड़ा और चलता रहा। आर्यन सचमुच वीणा को अकेला छोड़ने का इरादा रखता था। इस जगह को छोड़कर मत जाओ, कम से कम मुझे तो खोल दो, वीणा ने आर्यन से उसे आज़ाद करने के लिए कहा। अरे, मैं तुमसे बात कर रही हूं, मुझे नज़रअंदाज मत करो, वीणा ने आर्यन से कहा जो उसे अनसुना कर रहा था। आर्यन को वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। वो बस वीणा से दूर चलता गया। ठीक है, मैं हार मानती हूं, मैं तुम्हें ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र ले जाऊंगी, वीणा आखिरकार मान गई। वो अंततः आर्यन को साथ ले जाने के लिए तैयार हो गई। वीणा को सहमत होते देख आर्यन तुरंत वापस लौटा और वीणा के सामने खड़ा हो गया। ये बहुत अच्छा जवाब है। आर्यन वीणा द्वारा दिए गए उत्तर से वास्तव में संतुष्ट था। वीणा के वादा करने के बाद उसने तुरंत वीणा के शरीर से रस्सियां खोल दी। वीणा को उम्मीद नहीं थी कि उसे आर्यन जैसे लड़के द्वारा धमकी दी जाएगी। वो भला इस तरह कैसे डर सकती थी? इस लड़के में कुछ तो गड़बड़ है। वीणा को लगा कि आर्यन के साथ कुछ तो असामान्य है। वो महसूस कर सकती थी कि आर्यन अजीब और रहस्यमयी था। निकलने से पहले एक और सौदा करते हैं। वीणा को पूरी तरह से मुक्त करने से पहले आर्यन ने उसके साथ एक समझौता किया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? वीणा ने आर्यन से पूछा। वो जानना चाहती थी कि आर्यन की क्या इच्छा है। मेरी इच्छा बहुत सरल है। मैं चाहता हूं कि तुम वादा करो कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी देखा वो किसी को नहीं बताओगी, यहां तक कि यामिनी को भी नहीं, आर्यन ने वीणा से कहा। ठीक है, मैं सहमत हूं, वीणा ने वादा किया कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगी। तुम्हारा जवाब संतोषजनक नहीं है। क्या तुम अभी भी नहीं समझी कि मैं क्या चाहता हूं? आर्यन ने वीणा से कहा। वीणा समझ गई कि आर्यन क्या चाहता था। ऐसा लग रहा था कि आर्यन चाहता था कि वीणा शपथ ले। मैं वीणा शपथ लेती हूं कि मैं हमारे बीच के मामले के बारे में कुछ भी उजागर नहीं करूंगी, अन्यथा मुझ पर बिजली गिरे और मेरी मृत्यु हो जाए। वीणा ने शपथ ली। उसने आर्यन के सामने कसम खाई कि वो बाहरी लोगों से कुछ नहीं कहेगी। बहुत अच्छे, आर्यन संतुष्ट था। वीणा बहुत समझदार थी और आर्यन की बात को समझ सकती थी। आर्यन को वीणा से शपथ मिलने के बाद उसने तुरंत वीणा को छोड़ दिया और उसे जाने दिया। वीणा आर्यन से बच निकलने पर बहुत खुश थी। वो आर्यन की दुष्ट पकड़ से मुक्त होकर प्रसन्न थी। मेरे साथ आओ, वीणा ने आर्यन से कहा। वीणा आर्यन को अपने साथ ले गई। वो उसे ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र ले जाने वाली थी। वीणा ने ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र के लिए एक पोर्टल खोला। वो जल्दी से आर्यन को वहां ले जाना चाहती थी। आर्यन वीणा के पीछे हो लिया। दोनों पोर्टल में दाखिल हुए और तुरंत उस सुनसान जंगल से गायब हो गए। आर्यन और वीणा ने तेजी से आयामी धारा को पार किया। दोनों कुछ ही समय में ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र पहुंचने वाले थे। बिल्कुल सही, आर्यन और वीणा पहले ही ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र पहुंच चुके थे। दोनों ने उस क्षेत्र की धरती पर अपने कदम रख दिए थे। तो ये ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र है। कितनी सुंदर जगह है। पता चलता है कि यामिनी ऐसी जगह पर रहती है। ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र काफी अच्छा था। ये उन बेहतरीन सितारों में से एक था जो आर्यन ने देखे थे। इधर उधर देखना बंद करो, मेरे साथ आओ, वीणा ने आर्यन को टोका। उन्हें यामिनी तक पहुंचने के लिए हरकी करनी थी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, आराम करने का समय नहीं है। मुझे जल्दी करनी चाहिए और यामिनी की मदद करनी चाहिए। वीणा की बात सच थी, उन्हें जाकर यामिनी की सहायता करनी थी। आर्यन और वीणा ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र के भीतर दाखिल हुए। दोनों सीधे उस स्थान की ओर बढ़े जहां यामिनी मौजूद थी। यामिनी इस समय कुछ लोगों के साथ खुले मैदान में थी। कई पुरुष और महिलाएं यामिनी को घेरे हुए थे। तुम लोग फिर से हंगामा क्यों कर रहे हो? यामिनी ने अपने सामने खड़े लोगों से पूछा। हम हंगामा नहीं कर रहे हैं, बस तुम्हारे ही लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले हमारे साथ परेशानी मोल ली है। एक आदमी आगे आया। जो आदमी अभी आगे आया था वो एक मजबूत आभा वाला सुंदर व्यक्ति था। इस सुंदर आदमी की ताकत यामिनी से कम थी, फिर भी उसका प्रभाव काफी मजबूत था। भले ही वो बहुत युवा दिख रहा था, लेकिन यामिनी के सामने खड़ा वो आदमी एक एल्डर था जिसे उसकी ताकत के लिए पहचाना जाता था।
वो ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र के मुख्य एल्डर का पहला पुत्र भी था, इसलिए उसका पद और प्रभाव यामिनी से कम शक्तिशाली नहीं था। व्यंकट, तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो, क्या तुम मुझसे झगड़ा मोल लेते हुए थकते नहीं हो? यामिनी ने व्यंकट से कहा। इस आदमी का नाम व्यंकट है। व्यंकट मुस्कुराया जब उसने यामिनी को उसे पुकारते हुए सुना। मैं तुमसे परेशानियां ढूंढने में क्यों थकूंगा, मुझे तुम्हारे साथ झगड़ा करना पसंद है, व्यंकट ने उत्तर दिया। व्यंकट यामिनी के साथ समस्याएं पैदा करके खुश था। यामिनी को उकसाना उसे बहुत अच्छा लगता था। व्यंकट यामिनी को भड़काने की कोशिश कर रहा था। अगर वो यामिनी को भड़काने में सफल होता तो ये उसके लिए बहुत अच्छी बात होती। भाग्यवश यामिनी आवेगी नहीं थी। वो व्यंकट के उकसावे के बावजूद शांत रह सकती थी। भले ही उसके अनुयायी घायल थे, फिर भी यामिनी युद्ध शुरू करने की इच्छुक नहीं थी। यदि वो युद्ध शुरू करती तो ये केवल एक छोटे स्तर की लड़ाई से कहीं बड़ी बात होती। वो उससे लड़ती क्यों नहीं है? क्या यामिनी ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र की प्रमुख व्यक्ति नहीं है? आर्यन ने अपने पास खड़ी वीणा से पूछा। आर्यन ने उन दोनों के बीच की बातचीत को स्पष्ट रूप से देखा और सुना। वो व्यंकट है, मुख्य एल्डर का बेटा। उसका लक्ष्य देवी को प्रवोक करना है, वीणा ने आर्यन को बताया। मैंने भी देखा। मैंने पूछा कि यामिनी ने पलटकर वार क्यों नहीं किया। उसे अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी ताकत दिखानी चाहिए थी। इस तरह वे फिर से परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करते। आर्यन ने उम्मीद की कि यामिनी अपनी शक्ति का विस्तार करेगी। यदि वो चुप रहती तो स्वार्थी हितों वाले लोग उसे मान्यता नहीं देते। मुख्य एल्डर का गुट बहुत मजबूत है, अगर उनके खिलाफ गए तो परिणाम और भी बुरा होगा। वीणा ने बताया कि व्यंकट के पिता का गुट बहुत बड़ा है। यदि यामिनी ने जोर दिया तो ये यामिनी के लिए हार जैसा होगा। अध्याय 1918। आर्यन ने व्यंकट के खेमे में फूट डाल दी। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। गॉड रेल्म एक बहुत ही कठिन जगह है। अगर यामिनी लड़ने को तैयार नहीं है तो उसका दुश्मन यामिनी को धीरे धीरे नष्ट कर देगा, और अगर ऐसा हुआ तो यामिनी के पास फिर से लड़ने का कोई मौका नहीं बचेगा। देवी भी इसके बारे में जानती हैं। वीणा ने कहा कि यामिनी भी इस मामले को जानती थी, लेकिन यामिनी उनसे लड़कर मरने वालों की संख्या बढ़ाना नहीं चाहती थी। ऐसा लगता है कि वो बड़ी मुसीबत में है। शायद मुझे इस समस्या को सुलझाने में उसकी मदद करनी चाहिए। चूंकि यामिनी मुसीबत में थी, आर्यन अपनी ताकत का उपयोग करके उसकी मदद करने वाला था। सपने देखना बंद करो, तुम केवल उसे परेशान करोगे, वीणा ने आर्यन से कहा। वीणा को आर्यन की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि आर्यन की उपस्थिति केवल हस्तक्षेप करेगी और युद्ध में कोई मदद नहीं मिलेगी। किसने कहा कि मैं मदद नहीं कर सकता? मैं इस समस्या को हल कर सकता हूं, आर्यन ने वीणा से कहा। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगी, यहां तक कि अगर तुम बिस्तर पर सेवा करने के लिए कहोगे तो भी, वीणा ने आर्यन से चुनौती भरे लहजे में कहा। वीणा को वास्तव में विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन ने अभी क्या कहा था, इसलिए उसने आर्यन को ऐसा अनुचित प्रस्ताव दे दिया। काफी दिलचस्प प्रस्ताव है, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? आर्यन को वीणा के प्रस्ताव में काफी दिलचस्पी थी। मैं कभी झूठ नहीं बोलती और अपनी बात से पीछे नहीं हटती, वीणा ने दृढ़ता से कहा। अच्छा है, मुझे तुम्हारी बातें पसंद आईं। बस सावधान रहना, अगर तुमने झूठ बोलने की हिम्मत की तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे, आर्यन ने वीणा से कहा। आर्यन वीणा की बातों को याद रखेगा। अगर वीणा झूठ बोलती है तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। मैं उसकी मदद करूंगा। आर्यन यामिनी की समस्या सुलझाने में उसकी मदद करने जा रहा था। एक मिनट रुको, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? कुछ भी अनुचित मत करो, वीणा ने तुरंत आर्यन को रोका। तुम बस चुप रहो और देखो, आर्यन ने वीणा से कहा। आर्यन सब कुछ सफाई से करने वाला था। वो सुनिश्चित करेगा कि उसे दूसरों द्वारा ढूंढा न जा सके। आर्यन निकल गया। वो आगे आया और सीधे यामिनी की मदद करने पहुंचा, जिसे व्यंकट द्वारा दबाया जा रहा था। इस व्यक्ति को वास्तव में नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वीणा असहाय थी। उसे कोई ऐसा मिल गया था जिसे वश में नहीं किया जा सकता था। उस बच्चे का क्या होगा? वो बस मुसीबत मोल ले रहा था। वीणा बेबस थी। आर्यन ने अभी अभी एक अनावश्यक परेशानी खड़ी कर दी थी। मुझे उस बच्चे की चिंता क्यों करनी चाहिए? ऐसे बच्चे की चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। वीणा को अजीब लगा कि वो आर्यन के बारे में क्यों सोच रही है। जब वीणा का ध्यान भटका हुआ था, उसने देखा कि आर्यन गायब हो गया है। वो कहाँ गया? वीणा को नहीं पता था कि आर्यन कहाँ चला गया था। सच तो ये था कि वो उसका पता नहीं लगा पा रही थी। आर्यन ने इनविजिबल बॉडी आर्ट का इस्तेमाल किया था। वो इस समय साधारण लोगों की आंखों के लिए अदृश्य था। यहां तक कि यामिनी भी आर्यन के ठिकाने को नहीं देख पा रही थी। वीणा इस उलझन में थी कि क्या हो रहा है। आर्यन कहाँ गया? ये बहुत ही रहस्यमयी था। आर्यन व्यंकट के सामने प्रकट हुआ। आर्यन ने व्यंकट को मारा और उसे जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। व्यंकट खांसा। उसे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। व्यंकट को लगा कि उसे अभी किसी ने बहुत जोर से मारा है। तुम्हें क्या हुआ? व्यंकट के करीबी दोस्त और लोग तुरंत व्यंकट के पास पहुंचे। मैं ठीक हूं। व्यंकट ने उठने की कोशिश की।
आर्यन का हमला सहने के बाद वो कांप रहा था। जैसे ही वेंकट उठने वाला था, आर्यन ने वेंकट पर फिर से हमला किया। वेंकट गिर गया और पलट गया। यामिनी और बाकी लोग ये देखकर हैरान थे कि क्या हुआ। जो कुछ भी हुआ उसने यहां मौजूद सभी को उलझन में डाल दिया था। ये क्या बला है? दूर से वीना को भी लगा कि कुछ गलत है। वेंकट कैसे पलट सकता है और हमला सह सकता है? वीना और यामिनी को महसूस नहीं हुआ कि कोई वेंकट पर हमला कर रहा है। वेंकट रुको, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है क्या? लोगों ने वेंकट को पूछा। वे जानना चाहते थे कि वेंकट को क्या हुआ है। लानत है, वो कौन था? किसने मुझे मारा? वेंकट चिल्लाया। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लोग निश्चित रूप से इस बात से भ्रमित थे। वे सभी वेंकट के इस व्यवहार से परेशान थे। तो तुम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते? तो मैं तुम्हें इसे स्वीकार करवाऊंगा। वेंकट उठा, अपनी शक्ति दिखाई और उस व्यक्ति से लड़ने लगा जिसने पहले उसकी मदद की थी। जिन लोगों ने वेंकट की मदद की थी वे बहुत उलझन में लग रहे थे। भले ही उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन वेंकट क्यों गुस्सा हो रहा था? वेंकट ने अपने ही साथियों पर हमला करना शुरू कर दिया। जब वेंकट ने हमला शुरू किया तो युद्ध अनिवार्य हो गया। धमाका धमाका, विस्फोट और प्रहारों का आदान प्रदान शुरू हो गया। साथी दोस्त एक दूसरे से लड़ने लगे। यामिनी इससे चकित रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वेंकट अपने ही किसी व्यक्ति पर हमला करेगा। वेंकट रुको, ऐसी चीजें मत करो। लोगों ने वेंकट को शांत करने की कोशिश शुरू की। उन सभी ने वेंकट को समझाने की पूरी कोशिश की। तुम सब कमीने हो। वेंकट ने हमला करना जारी रखा। जब तक वो प्रहार का बदला नहीं लेता, वेंकट नहीं रुकने वाला था। तुम ऐसी हास्यप्रद हरकत कर रहे हो तो तुम्हें रोकना ही होगा। चूंकि वेंकट हास्यप्रद और अजीब लग रहा था, उसके सभी साथी वेंकट को गिरफ्तार करने के लिए सहमत हो गए। जैसे ही वे लड़ने वाले थे, आर्यन युद्ध में शामिल हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत से सभी पर हमला किया और उन्हें मारा। आर्यन ने गति का बहुत अच्छा उपयोग किया। उसने वेंकट और उसके आसपास के लोगों को गलतफहमी के कारण लड़वा दिया। सभी लोग उड़ रहे थे। आर्यन के हमले के कारण वे सब दूर जा गिरे। कमीनो, तुम लोग अभी भी जवाबदेही करने की हिम्मत करते हो? वेंकट चिढ़ गया था। वे अभी भी उसके हमलों का मुकाबला करने का साहस कर रहे थे। तुम पागल हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इतनी जोर से मारने की? वेंकट के सामने के लोगों ने शिकायत की। वेंकट का हमला अभी बहुत विनाशकारी था और उन्हें घायल कर गया था। वेंकट के खेमों में कलह और भी तीव्र हो गई। वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे और फूट पड़ गई। वेंकट ऐसा ही था। वो हमेशा खुद को विजयी महसूस करता था और उसे किसी का लड़ना पसंद नहीं था। भले ही वो व्यक्ति उसके पक्ष में हो, वो पलटकर वार करता और युद्ध जीतता था। आर्यन ने वेंकट की तरफ हंगामा और झगड़ा करवाने के बाद वो वापस वीना के पास लौट आया। कैसा रहा? क्या मैं महान हूं? आर्यन ने वीना से कहा। हैं? वीना आर्यन को अचानक प्रकट होते देख चौंक गई। आर्यन कहाँ से आया? ये वेंकट के लिए बहुत ही रहस्यमयी था। क्या ये तुम्हारा काम था? वीना को उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो आर्यन का काम था। सच तो ये था कि वीना को विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन ऐसा कुछ कर सकता है। यहां तक कि यामिनी और वेंकट को भी आर्यन की मौजूदगी का पता नहीं चला था। वीना आर्यन द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीक के बारे में काफी उत्सुक थी। आर्यन के पास इतनी शक्तिशाली तकनीक क्यों थी? आर्यन गायब होने और खुद को बहुत अच्छी तरह से छिपाने में सक्षम था। जाहिर है ये बहुत ही शक्तिशाली उच्च स्तरीय कौशल था। अध्याय 1919 मुख्य एल्डर का आगमन। क्या तुम वही हो जिसने अभी अभी ये सब किया? वीणा ने आर्यन से पूछा। वीणा पुष्टि करना चाहती थी कि क्या वास्तव में आर्यन ने ही वो सब किया था। मेरे अलावा ऐसा और कौन कर सकता है? आर्यन ने वीणा से कहा। इस दुनिया में शायद केवल आर्यन ही ऐसा कुछ कर सकता था। वो एकमात्र व्यक्ति था जो इस तरह की स्थिति पैदा कर सकता था। तुम पागल हो, वीणा ने आर्यन से कहा। आर्यन ने जो किया वास्तव में बहुत पागलपन भरी बात थी। वीणा खुद विश्वास नहीं कर पा रही थी कि आर्यन ने अभी क्या किया था। वीणा के लिए भी ये अकल्पनीय था, जिसने गॉड रेल्म में तमाम तरह की तर्कहीन चीजें देखी थीं। वास्तव में मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूं। भाग्यवश मैं अभी भी खुद को रोक रहा हूं, आर्यन ने वीणा से कहा। आर्यन वास्तव में और भी कठोर चीजें कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आर्यन उन्हें आपस में लड़ाने पर अधिक केंद्रित था। मुझे आश्चर्य है कि तुम कितने मजबूत हो। आर्यन वीणा के लिए एक रहस्य बन गया था। वीणा जानना चाहती थी कि आर्यन वास्तव में कितना शक्तिशाली है। बेशक मैं मजबूत हूं, अन्यथा मैं तुम्हें कैसे हरा पाता? आर्यन निश्चित रूप से शक्तिशाली था। यदि वो मजबूत नहीं होता तो वो वीणा को नहीं हरा पाता। बहुत घमंडी हो। वीणा अप्रसन्न दिखी। उसे लगा कि आर्यन बहुत अहंकारी है। आर्यन मुस्कुराया। वीणा को अपने ऊपर गुस्सा होते देख उसे हंसी आ गई। भले ही तुम उन्हें वैसा बना सकते हो, लेकिन वास्तव में अभी काम खत्म नहीं हुआ है। देखो, मुख्य एल्डर आ रहे हैं। वीणा ने आर्यन को तुरंत देखने के लिए कहा कि क्या हुआ।
बड़ी हलचल होने की बात जानकर मुख्य एल्डर उस स्थान पर आए थे। यामिनी केवल हो रहे हंगामे को देख रही थी। वो वेंकट और उसके साथियों द्वारा किए गए हंगामे में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं दिख रही थी। यामिनी ने उन्हें लड़ने दिया। उन्हें अलग करने का कोई फायदा नहीं था। यहीं रुक जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? राघवन आए। उन्होंने पूछा कि अन्य एल्डर्स और उनके पुत्र क्या कर रहे हैं। पिताजी, मुख्य एल्डर राघवन। वेंकट और अन्य लोगों ने लड़ना बंद कर दिया। वे तुरंत गए और राघवन का सम्मान किया। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम सब आपस में क्यों लड़ रहे हो और एक दूसरे पर हमला क्यों कर रहे हो? राघवन ने वेंकट से पूछा। पिताजी, इन्होंने मुझ पर हमला किया। वेंकट ने जो हुआ उसकी रिपोर्ट दी। उसने कहा कि इन लोगों ने अभी उस पर हमला किया है। मुख्य एल्डर राघवन, युवा एल्डर वेंकट बहुत अजीब हैं। उन्होंने अचानक बिना किसी कारण से हम पर हमला कर दिया। एक अन्य एल्डर ने कहा कि वेंकट ने उन पर हमला किया था। तुम लोगों ने पहले शुरुआत की थी, वेंकट ने अपने सामने खड़े एल्डर से कहा। हम ऐसा कर ही नहीं सकते। हमारे ऐसा करने का क्या मतलब है? एल्डर ने कहा कि वेंकट पर हमला करने में उनका कोई लाभ नहीं था। चुप रहो। राघवन बहुत क्रोधित हो गए। वो अपने गुट में विभाजन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मुझे ईमानदारी से बताओ, किसने पहले शुरुआत की? राघवन ने सभी से पूछा। वो जानना चाहते थे कि ये किसने शुरू किया। राघवन को अपने ही बेटे पर विश्वास लग रहा था, इसलिए उन्होंने अपने सामने खड़े एल्डर्स की ओर देखा। मुख्य एल्डर, हम वास्तव में उस मामले के बारे में नहीं जानते हैं। सभी एल्डर्स ने अपना सिर हिलाया। उनमें से किसी ने भी वेंकट पर हमला नहीं किया था। वे सभी तो वेंकट की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। राघवन को गुस्सा आने लगा। आखिर क्या चल रहा है? ये सब कैसे हुआ? उन्होंने अपने सामने खड़े एल्डर्स की ओर देखा। जहां तक उन्हें पता था, वे वेंकट पर हमला नहीं कर सकते थे। उनके लिए वेंकट पर हमला करने का कोई फायदा नहीं था। राघवन ने यामिनी की ओर देखा, जो बहुत शांति से सब कुछ देख रही थी। क्या ये सब तुम्हारा किया धरा है? राघवन ने यामिनी से पूछा। मुझे इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता। यामिनी ने कहा कि वो इस बारे में नहीं जानती है। वो तो बस एक दर्शक थी और अभी जो मूर्खता हुई उसे देख रही थी। अगर तुम नहीं तो और कौन? राघवन ने काफी ऊंचे स्वर में कहा। उन्होंने यामिनी पर काफी बेरहमी से चिल्लाया। राघवन ने यामिनी को धमकाने का इस अवसर का लाभ उठाने की कोशिश की, ताकि वो यामिनी के साथ युद्ध शुरू कर सकें। दूर से आर्यन को यह देखकर बहुत बुरा लगा कि वो बूढ़ा व्यक्ति यामिनी पर चिल्ला रहा है। वो बूढ़ा आदमी कौन है? उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? आर्यन ने अपने पास खड़ी वीणा से पूछा। वो राघवन है, मुख्य एल्डर और ब्लू मून गॉड स्टार क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक। वो डिवाइन ओवरलॉर्ड रेल्म के 10वें स्तर पर है, वीणा ने विस्तार से बताया। ओह, तो वो एक शक्तिशाली व्यक्ति है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो यामिनी पर चिल्लाने की हिम्मत करता है। आर्यन समझ गया कि उसके सामने वाला व्यक्ति कौन है। वेंकट शायद बहुत ज्यादा परेशानी वाला ना हो, लेकिन जब इस बूढ़े राघवन की बात आती है तो ये बहुत कष्टदायक बात होगी, वीणा ने आर्यन से कहा। आर्यन ने सिर हिलाया। उसने राघवन से निपटने का रास्ता खोजने की कोशिश की। मेरे पास एक बहुत अच्छा विचार है, आर्यन ने कहा। तुम्हारे पास किस तरह का विचार है? वीणा ने पूछा। वीणा जानना चाहती थी कि आर्यन के पास क्या योजना है। आर्यन ने अपना विचार वीणा के कान में फुसफुसाया। ये वास्तव में पागलपन है, ये काम नहीं करेगा, वीणा ने आर्यन से कहा। उसने आर्यन को बताया कि यह सफल नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता कि यह काम नहीं करेगा? हमने अभी तक इसे आजमाया नहीं है, आर्यन ने वीणा से कहा। लेकिन यह असंभव है, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, वीणा ने आर्यन से कहा। आर्यन की योजना बिल्कुल असंभव थी। वीणा को लगा कि यह पागलपन है। बस वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं, आर्यन ने वीणा को उसकी बात सुनने के लिए कहा। बुरे लड़के, बस देख लेना अगर तुमने मुझे धोखा दिया, वीणा ने आर्यन से कहा। वापस यामिनी और राघवन की ओर। राघवन ने अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने डिवाइन ओवरलॉर्ड रेल्म के 10वें स्तर की शक्ति बाहर लाना शुरू कर दिया। जैसे ही राघवन ने अपनी शक्ति का उपयोग किया, बिजली कड़कने लगी। मुख्य एल्डर, हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, यामिनी ने राघवन से कहा। यामिनी अभी भी लड़ाई में शामिल होने की इच्छुक नहीं थी। यदि तुम लड़ना नहीं चाहती हो तो मैं पहले तुम पर हमला करूंगा। चूंकि यामिनी ने अभी भी पलटवार करने से इनकार कर दिया था, राघवन ने तुरंत यामिनी पर हमला करने का फैसला किया। यहीं रुक जाओ, वीणा ने राघवन को रुकने के लिए कहा। वो प्रकट हुई और यामिनी के पीछे खड़ी हो गई। तुम्हारी जैसी सेविका को क्या चाहिए? तुम्हें बोलने और मुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। राघवन वीणा को आते और अपने काम में बाधा डालते देखकर बहुत चिढ़ गया था। अध्याय 1920। एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व का आगमन। मुख्य एल्डर राघवन, कृपया ऐसा ना करें। देवी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का स्वागत कर रही हैं, इसलिए मुझे आशा है कि आप कोई हंगामा नहीं करेंगे। वीणा ने युद्ध रोकने का कारण बताया। महत्वपूर्ण व्यक्ति? क्या ये व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है कि तुमने इस बूढ़े को रोकने का साहस किया? राघवन ने वीणा से कहा। राघवन अपने सामने खड़ी इस सेविका की बात पर ध्यान नहीं देना चाहते थे।
मुख्य एल्डर, कृपया कुछ भी कठिन न करें। ये व्यक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। यदि उन्हें नाराज किया गया तो ये काफी बड़ी समस्या होगी, वीणा ने राघवन से कहा। वीणा ने राघवन को समझाने की कोशिश की कि वो रुक जाए और अब कोई लापरवाही ना करे। राघवन ये सुनकर हंसे। उनके सामने खड़ी ये सेविका उनका मजाक बना रही थी। तुम सिर्फ एक सेविका हो, तुम नहीं जानती कि गॉड रेल्म में मेरी आंखों में केवल कुछ ही महत्वपूर्ण लोग हैं, राघवन ने दृढ़ता से कहा। मुख्य एल्डर, कृपया आपने जो कहा उसके लिए पछतावा ना करें, ये वास्तव में बहुत खतरनाक है, वीणा ने राघवन से कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि वो महत्वपूर्ण व्यक्ति मुझसे बहुत अधिक शक्तिशाली है? कितनी शर्म की बात है, तुम्हारे चुटकुले मजाकिया नहीं है, राघवन ने वीणा से कहा। राघवन वीणा से क्रोधित थे। उन्होंने वीणा पर भयानक दबाव डाला। जब राघवन ने अपने विशाल और शक्तिशाली दबाव का उपयोग किया तो वीणा तुरंत जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो इस दबाव का विरोध नहीं कर पा रही थी। न केवल वीणा को इस मजबूत दबाव का सामना करने में समस्या हो रही थी, बल्कि राघवन के पीछे के लोगों को भी राघवन के शरीर से निकलने वाले मजबूत दबाव के कारण परेशानी हो रही थी। यहाँ केवल यामिनी ही खड़ी रह पाने में सक्षम थी। भले ही वो खड़ी थी, फिर भी उसे राघवन से बहुत मजबूत डरावना एहसास हो रहा था। राघवन, अभी रुक जाओ, यामिनी ने राघवन से कहा। उसने इस बूढ़े आदमी को अभी रुकने के लिए कहा। यामिनी, वहीं रहो, मुझे तुम्हारी इस सेविका को उसकी जगह बताने दो, राघवन ने यामिनी को चुप रहने के लिए कहा। वो वीणा को सबक सिखाना चाहते थे। यामिनी को नहीं पता था कि वीणा क्या करने की कोशिश कर रही है। वो उसकी मदद के लिए ऐसा क्यों कर रही है? वो मेरी सेविका है, आपको उसे दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है, यामिनी ने राघवन से कहा। वीणा यामिनी की निजी सेविका थी, इसलिए राघवन को वीणा पर हमला करने का अधिकार नहीं होना चाहिए था। मेरे पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वास्तव में मैं ऐसा कर सकता हूं, राघवन ने यामिनी से कहा। राघवन का एक विशेष पद था, इसलिए यामिनी उस दंड के बारे में शिकायत नहीं कर सकती थी जो वो वीणा को देने वाला था। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, यामिनी ने राघवन से कहा। क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो? राघवन ने यामिनी से पूछा। जब राघवन ने ये कहा तो यामिनी हिचकिचाने लगी। वो युद्ध शुरू करने में संकोच कर रही थी। देवी, आपको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति को आपने आमंत्रित किया है वही आकर इस समस्या का समाधान करेगा, वीणा ने यामिनी को राघवन का सामना करने के लिए बीच में ना आने के लिए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? यामिनी वीणा की बात से भ्रमित दिखी। उसे नहीं पता था कि वीणा किस बारे में बात कर रही है। वीणा ने यामिनी के पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया। इस समय वीणा केवल ये आशा कर सकती थी कि आर्यन उसे धोखा ना दे। यदि उसने मुझे धोखा दिया तो सब खत्म हो जाएगा। यदि आर्यन ने वीणा को धोखा दिया होता तो ये निश्चित था कि वीणा की जान नहीं बचती। यामिनी ने वीणा को बचाने की कोशिश की। जैसे ही यामिनी हिलने वाली थी, एक बहुत मजबूत दबाव ने यामिनी को फिर से घेर लिया, जिससे यामिनी के लिए वीणा की मदद करना मुश्किल हो गया। उनके पास इस तरह की शक्ति कब से आ गई? यामिनी को उम्मीद नहीं थी कि राघवन के पास इतनी मजबूत शक्ति होगी। वो व्यक्ति कहाँ है जिसे तुमने कहा? उसे जल्दी बाहर भेजो, मैं देखना चाहता हूं कि वो कौन है, राघवन ने वीणा से कहा। राघवन देखना चाहता था कि वीणा ने अभी किस तरह के व्यक्ति के बारे में बात की थी। वो उस महत्वपूर्ण व्यक्ति को देखना चाहता था जिसे यामिनी अभी अंदर लाई थी। बस देखते रहिए, महत्वपूर्ण मास्टर जल्द ही बाहर होंगे, वीणा ने राघवन से कहा। कहाँ है वो? वो निश्चित रूप से मुझसे लड़ने से डरता होगा, राघवन ने इंतजार किया। उसे अभी भी वीणा द्वारा बताए गए व्यक्ति का कोई संकेत नहीं दिखा। यामिनी अभी भी हिल नहीं पा रही थी। वो राघवन के विरुद्ध कुछ नहीं कर पा रही थी। तुम्हारी कहानी बहुत हुई, चलो इसे खत्म करते हैं। राघवन को लगा कि वीणा की कहानी काफी हो गई है। अब दंड देने और यामिनी के साथ विवाद जारी रखने का समय आ गया है। वीणा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो आर्यन की बात पर विश्वास करने के लिए खुद को मूर्ख समझ रही थी। राघवन ने अपना हाथ फैलाया, उसका इरादा वीणा को दंडित करना था। धमाका! जैसे ही राघवन वीणा को दंड देने वाला था, एक चौंकाने वाली शक्ति ने राघवन को दूर उड़ा दिया। राघवन का शरीर उड़ गया और कई मील पीछे चला गया। वो दोबारा खड़ा होने से पहले कई बार लुढ़का। वो क्या था? राघवन ने अभी हुए हमले को नहीं देखा था। वो हमला रहस्यमय था और राघवन उसे देख नहीं पाया था। हा 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 हा! एक भारी आवाज गूंजी। जैसे ही ये आवाज आई, एक लबादे में लिपटा हुआ व्यक्ति राघवन के ठीक सामने प्रकट हुआ। जैसे ही ये व्यक्ति प्रकट हुआ, उसके चारों ओर का आभामंडल थोड़ा अजीब था। हर किसी ने एक ठंडक महसूस की जिससे उनके शरीर कांपने लगे। वो व्यक्ति कौन है? यामिनी उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी जो अभी प्रकट हुआ था। इस व्यक्ति के पास एक अत्यंत शक्तिशाली और बहुत ही प्रभावशाली आभा थी। केवल इस आभा से ही ये सुनिश्चित किया जा सकता था कि ये व्यक्ति एक मास्टर था।
यामिनी जो महसूस कर रही थी उसके बारे में पूरी तरह से आश्वस्त थी। इस बूढ़े आदमी को उम्मीद नहीं थी कि सैकड़ों हजारों वर्षों तक बाहर ना निकलने के बाद दुनिया इतनी बदल जाएगी। लबादे वाले उस बूढ़े आदमी ने राघवन से कहा, तुम कौन हो? राघवन ने उस व्यक्ति से पूछा जो अभी प्रकट हुआ था। छोटे लड़के, तुम्हें मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे वरिष्ठ कह सकते हो, लबादे वाले व्यक्ति ने राघवन से कहा। छोटा लड़का? राघवन को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इस तरह बुलाया जाएगा। सच कहूं तो राघवन के लिए ये काफी हास्यास्पद बात थी। हाँ, ये सच है, लबादे वाले व्यक्ति ने कहा कि राघवन एक बच्चा है। लानत है, क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? राघवन अपने सामने मौजूद इस रहस्यमय व्यक्ति के मजाक को स्वीकार नहीं कर सका। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो बस कह दो, लबादे वाले व्यक्ति ने कहा। मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कोई बच्चा नहीं हूं। राघवन ने अपने सामने वाले व्यक्ति को चुनौती दी और उसे युद्ध के लिए आमंत्रित किया। आज के बच्चे विनम्र नहीं हैं, लगता है मुझे अपनी ताकत दिखानी ही होगी। लबादे वाले व्यक्ति ने अपनी ताकत दिखाना शुरू किया। एक अत्यंत मजबूत और भयानक दबाव प्रकट हुआ। ये दबाव इतना मजबूत था कि इसने राघवन को गिरा दिया। असंभव। राघवन कांपने लगा। जब उसने अपने सामने वाले व्यक्ति का दबाव महसूस किया तो वो बहुत अधिक कांपने लगा। उसका शरीर हिलने लगा और उसके शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। जब राघवन मुसीबत का सामना कर रहे थे तो व्यंकट और अन्य एल्डर्स भी गिर गए। वे सभी दबाव की इस पावरफुल आभा का सामना नहीं कर पा रहे थे।